ओके, ये जो यहाँ पे मेंशन है ना, एक्सपांसिव प्रोटीन, इसकी मैकेनिज्म आपको ग्रोथ हार्मोन प्लांट पीजीआर चैप्टर में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर चैप्टर में पढ़ना होगा, जहाँ पे कैसे सेल ग्रोथ करती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन इज अ हार्मोन। उस ऑक्सिन के प्रेजेंस में किस तरीके से ये मैकेनिज्म होगी कि सेल वॉल ग्रो करेगी, और सेल वॉल अगर ग्रो कर रही है तो देयर इज ओनली वन चांस कि इट इज प्राइमरी सेल वॉल। ओके, एंड प्राइमरी सेल वॉल क्यों ग्रो कर पा रही है? बिकॉज इट हैविंग द थ्रेड्स ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स के, या आप इस तरीके से समझो कि जो भी वहां सेलुलोज की लेयर प्रेजेंट है ना, जो थ्रेड प्रेजेंट है, आज हम बताते हैं थोड़ा उसमें, वहां पे उसको स्टेपलर लगाया गया है एक्सपांसिव प्रोटीन से। ठीक है, जब तक उस स्टेपलर को आप नहीं हटा रहे हो वो फिक्स है, लेकिन अगर आपने उस स्टेपलर को हटा दिया, मतलब जस्ट आपने एक्सपांसिव प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया, ओके, इसको स्टेपलर नहीं लेते हैं, देयर इज समथिंग लाइक ग्लू, जिसको वाटर वाटर ऐड करते हैं, उस ग्लू का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाए, नॉट लाइक फेविकोल का तगड़ा जो, उस तरीके की चीज नहीं है, बस एक्सपांसिव प्रोटीन एक्टिवेट हुआ तो जो थ्रेड का स्ट्रक्चर वो बना हुआ है पूरा सेल वॉल की लेयर, थ्रेड के स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया आपके क्लोथ में थ्रेड आपस में गुथे हुए, तब जाके एक पूरा टी शर्ट या किसी का शूट या वॉट एवर कोई क्लॉथ का स्ट्रक्चर ड्रेस बन रहा है। अगर हम इसको लूज करते जाएं तो आप इसको खींचोगे तो थोड़ा सा ये एक्सपैंड होगा। ठीक है, इसका एक्सपेंशन जरूरी है क्योंकि अंदर जो है वो सेल ग्रो कर रही है, अंदर जो है वो प्रोटोप्लास्ट इनहेंस हो रहा है, बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लास्ट सेल के अंदर इंक्रीज हो रहा है, रिएक्शंस बढ़ रहे हैं, सेल मैच्योर हो रही है। अगर देखो कुछ नहीं तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि सेल वॉल का कंपोनेंट जो है वो इसी प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शन या साइटोप्लाज्मिक रिएक्शंस का रिजल्टेंट है। ओके, तो सेकेंडरी सेल वॉल बनाने के लिए भी तो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शन चल रहे होंगे और वो प्रोडक्ट बनेगा, सुबेरिन बन रहा होगा, लिग्निन बन रहा होगा, एंड देन इट ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड्स द आउटसाइड एंड डिपॉजिटेड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए ये सीक्वेंस क्या होता है, टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जितनी नई लेयर उतना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में होगी। इज इट क्लियर? हम लोग सेल वॉल देख रहे हैं इस वक्त। सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल का आपने एक व्यू तो पूरा ओवरऑल हो गया। आई होप कि सबने ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया होगा। दिस वन ड्रॉ किया है सबने? मिडिल लैमेला किसका बना होता है? चलो आंसर करो। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ which component of middle lamella? Very good bit. पैक्टेट। पैक्टेट के आगे पीछे कुछ? हाँ, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। वेरी गुड। और अगर इसमें से मेन एक को चुनना होगा तो आप किसको सेलेक्ट करोगे? अगर दोनों ही ऑप्शन में है देन कैल्शियम। ओके, कैल्शियम पैक्टेट। वेरी गुड। तो लेयर्स आपको समझ में आ गई हैं, ये हमने दे दिया था आपको। यस बेटा, कैल्शियम पैक्टेट करेक्ट है। ओके, a group of animals, tell me the group of animals which have the capacity of secreting cellulose, the formation of cellulose. Cell wall is the characteristics of plant cell. If you talk about the plant cell and animal cell, then it is the characteristic of plant cell. But किस animal group में होता है? Tunicata. Very good. Tunicate, what it means? Tunicata का meaning, tunicate का meaning क्या होता है? Tunic means covering. ठीक है, एक covering. Very good. तो ट्यूनिकेटा में आपको सेलुलोज की सिंथेसिस दिखती है और वो वहां पे उनके एक कवरिंग को फॉर्मेशन करते हैं। चलो ये सब नोट डाउन हो गया होगा। नाउ कम टू सेकेंडरी वॉल लेयर। सेकेंडरी वॉल लेयर मतलब कुछ सेकेंडरी डिपोजिशन होगा। अभी हम आपको पढ़ाएंगे जब बायोमोलिक्यूल, उसमें आप देखोगे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट, मैं प्राइमरी को इस तरीके से लिखूंगी बेटा जब भी हम बोलेंगे, तो सेकेंडरी इस तरीके से, टर्सरी इस तरीके से, क्वाटरनरी इस तरीके से। ये कुछ चीजें जो रिपीटेड आती रहेंगी फिजियोलॉजी में, स्ट्रक्चर में, अभी बायोमोलिक्यूल में। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट मतलब
फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस से फॉर्म हो रहे हैं एंड यूटिलाइज भी हो रहे हैं। एक हम ब्रॉड वे में बता रहे हैं, यूटिलाइज भी हो रहे हैं। ओके, तो ये सभी प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं जिसको प्लांट सिंथेसाइज, मैक्सिमम इसका सोर्स प्लांट से होते हैं, प्लांट सिंथेसाइज तो कर रहे हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं करते, मिनिमम यूटिलाइजेशन है उनका। जो एग्जिस्टेंस है वो क्यों सिंथेसाइज हो रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस प्लांट के लिए क्या है, ये नहीं पता। जैसे एग्जांपल बताते हैं ताकि आपको समझ में आए बेटा। एक मिनट बेटा, आपको समझ में आना चाहिए कि यूज नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि जैसे आप कॉफी, कॉफी आप सबने सुना होगा, कॉफी बाइट खाई होगी, कॉफी अगर नहीं पिया होगा तो भी सुना तो होगा। कॉफी सुन रहे हो आप, चाय सुन रहे हो, चाय पत्ती तो चलो छोड़ देते हैं, कॉफी सुन रहे हो आप। आपने रबर प्लांट सुना होगा, ठीक है, उससे गम निकलता है। आपने लैटेक्स सुना होगा, जब आप छोटी क्लासेस में सोर्सेज और कमर्शियल प्रोडक्ट ऐसे कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे तो वहां पे आपको ये सब टर्म्स आए होंगे। आपने फाइबर का तो चलो यूज हो जाएगा, आपने सेंट सुना है, परफ्यूम सुना है, ये सब चीजें सुनी है ना, परफ्यूम्स, ठीक है। फिर आप कुछ ड्रग्स की बात करो, ड्रग्स इन द सेंस, ड्रग्स में देखो तुम लोग मेडिकल फील्ड में, ड्रग्स याद रखना, ये नार्कोटिक ड्रग ही हमेशा नहीं होता, मेडिसिन के लिए भी ड्रग वर्ड ही यूज करते हैं, ठीक है। मेडिसिनल ड्रग मतलब जो दवाएं होती हैं, जो मेडिसिन की टैबलेट कैप्सूल्स होती है, वो भी ड्रग्स में आती है। तो व्हाट आई मीन टू से कि ये जो सभी आप सोर्स यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है, ये सब कहीं ना कहीं इनका सोर्स अगर प्लांट है, तो प्लांट खुद तो परफ्यूम का मजा नहीं ले रहा है, खुद तो वो ड्रग ले नहीं रहा है, ठीक है, खुद तो उसने लैटेक्स को यूज नहीं किया, खुद तो उसने जो रबड़ है उससे वो दो प्लांट को जोड़ के नहीं रख रहा है। कॉफी जो उसके अंदर सिक्रेट हो रही है, वाई हम कॉफी बीन से एक कॉफी एक्सट्रैक्ट निकाल दिए, उन प्रोडक्ट का इटसेल्फ प्लांट के लिए कोई यूज नहीं, लेकिन वो उनके मेटाबॉलिक रिएक्शन से फॉर्म हुए। तो ऐसे मेटाबोलाइट्स को अपन सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं, और सेलुलोज, लिग्निन, सुबेरिन ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट में ही आते हैं। ओके, अब ये सेकेंडरी सेकेंडरी की बात थी इसलिए मैंने तुम्हें बताया। नाउ फोकस करने वाली चीज ये है कि सेकेंडरी वॉल लेयर है, इट मीन्स कि ये प्राइमरी के बाद बनेगी, पहली चीज प्राइमरी के बाद आएगी, ठीक है। फिर दूसरा, टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। देखो बेटा बहुत अटेंटिव होके सुना करो, टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, मतलब डिस्टेंस इसकी हो जाएगी, ये बात मैं बार बार बता रही हूँ। प्राइमरी वॉल दूर की तरफ जाएगी एंड सेकेंडरी वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोजेस्ट होगी। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल। तो एक लेयर बनाई हुई है आपने, सबको ध्यान में होगा। इट इज 4 माइक्रोमीटर थिकनेस होगी, 4 माइक्रोमीटर थिक एंड डिपॉजिटेड ऑन द प्राइमरी वॉल। अब ऊपर एक वॉल बनी थी, नीचे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो फंक्शनल है, ये है जो एक्सपेंड हो रही है, इसका साइज पहले ये था, एक्सपेंशन एक्टिवेट हो गया, अब इसने साइज बढ़ा ली, ये इधर चली, क्लियर। तो अब ये डिपॉजिट होने के लिए यहाँ पे पहले तो गैप नहीं रहा होगा ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ही हुई होगी, फिर एक्सपेंशन हुआ तो गैप बन गया, गैप बना तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट सेकेंडरी वॉल के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है, वो सिक्रीट हो रहे हैं, दैट आर आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन, दे सिक्रीटेड, कम्स आउट एंड डिपॉजिटेड ऑन द प्राइमरी वॉल। इज इट क्लियर? ये थिक है, ये नॉन इलास्टिक है, ये प्राइमरी सेल वॉल कैसी थी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हमेशा कंपैरेटिव क्वेश्चन जो आते हैं ना बेटा, दे आर वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, मतलब मुझे तो कंपैरेटिव क्वेश्चन बहुत पसंद आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है वही कंपैरेटिव क्वेश्चन को कर सकता है। फंक्शनैलिटी, अपीयरेंस, एवरीथिंग, जब भी आप कोई दो चीज देख रहे हो ना, उनके बीच का कंपैरिजन आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो प्राइमरी सेल वॉल, अब यहाँ पे थिक एंड नॉन इलास्टिक आया है, तुरंत आपके माइंड में चलना चाहिए कि प्राइमरी सेल वॉल कैसी थी नेचर में, थिन एंड इलास्टिक, ठीक। अब ये कॉन्सेप्ट में काम आएगा जब हम पढ़ाएंगे कि मेरिस्टेमेटिक सेल, जब हम पढ़ाएंगे कि रेट ऑफ सेल डिवीजन इसमें हाई है, तो उसका मीनिंग है कि वहां पे थिन और इलास्टिक लेयर होगी तभी वो डिवीजन हाई करेगी। थिक कोई चीज थिक होगा और नॉन इलास्टिक हो गया तो उसके अंदर फिर चेंज करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, मतलब परमानेंट में आएंगे बाद में बात करेंगे, कहीं पे पॉसिबल है कहीं नहीं है, बट ये इजिली हो सकता है।
Clear? It has 3 zones, S1, S2, S3, S1, S2, S3। अब जैसे प्राइमरी सेकेंडरी था उसी तरीके से ये पहले आया होगा, ये फिर आया होगा, ये फिर आया होगा, तो टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन S3 हो जाएगी। आउट ऑफ दिस ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट डाउन होना चाहिए आपके पास। आउट ऑफ दिस S2 इज थिकेस्ट जोन, सबसे ज्यादा थिकनेस किसकी है? S2 लेयर। ठीक है, और ऐसे भी पूछता है कि थिक लेयर ऑफ सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, देन द आंसर इज सेकेंडरी सेल वॉल। वो तो सिंपल हमें दिख रहा है, वो थिन और इलास्टिक है, ये थिक है, नॉन इलास्टिक है। फिर टफ करेगा क्वेश्चन को, वो पूछेगा S1, S2, S3 में कौन सी लेयर सबसे थिक होती है। अब जो पढ़े रहेंगे ये एक्स्ट्रा थोड़े से हो जाते हैं, तो वो कर लेंगे। सेकेंडरी में भी S2। ओके, यहाँ पे आपको देखो कुछ कंपोनेंट्स के नाम दिए हुए हैं, जस्ट टेक स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन कर लेना इनको। केमिकल, सेकेंडरी वॉल को बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल रिक्वायर्ड? ओके, लिग्निन होगा तो लिग्निफाइड हो जाएगी, सेल वॉल कैसी हो जाएगी? लिग्निफाइड। ठीक है, पॉलीमर ऑफ कोनिफेराइल अल्कोहल, पॉलीमर है मतलब उसका मोनोमर क्या है? दिस इज मोनोमर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, मोती की माला, एक थ्रेड और मोती। ठीक है, तो जब भी पॉलीमर आएगा मतलब माला की बात हो रही है, और उसके मोनोमर क्या हो जाएगी? उसकी मोती, और उसके बीच की बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? वो थ्रेड। इज इट क्लियर? एनालॉजी एकदम क्लियर है? नहीं क्लियर है? ओके, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है इसके लिए आपको थोड़ा सा प्लांट टिश्यू के नाम देने पड़ेंगे, क्योंकि आप प्लांट की सेल वॉल पढ़ रहे हो। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकेट। क्लियर? और आपको जो पढ़े हुए मेरे से वो जानते हैं, ये हमने पढ़ाया, दे ऑल आर डेड इन नेचर, ये सब डेड है, डेड टिश्यू। क्लियर? इनकी डेथ क्यों हुई? क्योंकि इनके चारों तरफ इनकी सेल वॉल जो परमिएबिलिटी शो कर रही थी, उस सेल वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन हो गया। लिग्निन का डिपोजिशन हो गया तो बेटा ये घर में कैद ऐसा हो गया कि इसका बाहर से अंदर से कांटेक्ट खत्म हो गया। तो धीरे धीरे जो अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है, वो डीजनरेट करेंगे, एंड एट द एंड जैसे आप कोई किला देखते हो, उस किला में आज राजा महाराजा, उनकी प्रजा, उनकी दासियां तो नहीं दिखती हैं, लेकिन वो बाउंड्री आपको दिख रही है, वो फोर्ट का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो ओनली सेल वॉल रिमेनिंग, ओनली सेल वॉल रिमेन्स। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है, अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से वहां डेड होके क्या कर रहे हैं, ये सब मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताया हुआ है, आज इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपली आपको ये समझना है, वो डेड है, उसकी सेल वॉल वहां पे प्रेजेंट है, वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट देगी, उसको सपोर्ट देगी, और कुछ फंक्शंस जो वो मरते मरते करने के लिए उस स्ट्रक्चर पे सिचुएटेड होके वो सेल डेड हो गई है, जिस तरीके से वो है, जिस तरीके से उसका अरेंजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ फंक्शनल कर रही है। ठीक है, जैसे जस्ट सपोज आपके घर में पाइप लगा हुआ है, पानी आता है, उसी तरीके से पेड़ों को अंदर से पानी जा रहा है। तो ये अगर जाइलम वेसल है तो ये ट्यूब शेप में ही डेड हुई है। अब ये सारी जिंदगी इस तरीके से यहाँ से वाटर को ट्रांसपोर्ट करती रही। तो ऐसा नहीं है कि वो डेड है तो कोई काम नहीं कर सकता, या क्यों है, इस तरीके की कोई क्वेरी आएगी तो अपन प्लांट एनाटॉमी में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट उसका मीनिंग यही है कि वो कुछ फंक्शन करने के लिए असाइंड हुए और उसके बाद डेड हो। क्यूटी, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है बेटा, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए उस डेप्थ तक माइक्रोबियल इन्फेक्शन होना चाहिए, और वो भी बहुत स्पेसिफिक माइक्रोब्स हैं, फंजाई हैं, कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि सेल वॉल को डिग्रेड कर सकते हैं। दैट्स वाई वो डेड टिश्यू उनके अंदर प्रेजेंट रहेगा, और उसके बाहर की तरफ भी प्रोटेक्टिव एपिडर्मिस की लेयर, कॉर की लेयर रहती है। तो कोई भी कुछ भी अगर यहाँ पे थॉट आ रहा है कि ये डेड बता रहे हो मैम, उसके बाद आप इतने सारे फंक्शंस बताना चाह रहे हो, तो यस बेटा, दैट इज ट्रू अबाउट द प्लांट। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है क्यूटी। क्लियर? पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड विच इज वैक्स लाइक मटेरियल। क्लियर? फैटी एसिड जानते हो तुम लोग, फैटी एसिड, लिपिड सुना है, लिपिड को बनाना है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में बाइंड करते हैं, पढ़ेंगे ये भी,
बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। बस हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट हुई जो आपको बना रही है क्यूटीन को, दैट इज द फैटी एसिड। ओके, नाउ नेक्स्ट है एग्जाम्पल इसका कहाँ होगा, कहाँ वैक्स लाइक सब्सटेंस आपको चाहिए। जैसे आपको क्यूटिकल की लेयर देखो, आप लीफ को देखो, लीफ में थोड़ा सा शाइनी लेयर दिखता है आपको, दैट इज बिकॉज ऑफ वहां पे वैक्सी मटेरियल आपका डिपॉजिट है, क्यूटीन का बना हुआ क्यूटिकल का लेयर। प्लांट एपिडर्मिस हो गया। ठीक, अब ये बड़े बड़े प्लांट में नहीं दिखेगा आपको, छोटे जो सॉफ्ट से प्लांट है उनको आप ऑब्जर्व करोगे तो उनके सराउंडिंग में आपको एक लेयर दिखेगी। नेक्स्ट है सुबेरिन। ठीक है, ये हो गया क्यूटिनाइज्ड, ये हो जाएगा क्यूटिनाइज्ड, ये हो जाएगा सुबेराइज्ड। इज इट क्लियर बच्चा, समझ में आ रहा है? तो सुबेरिन भी एक पॉलीमर है, किसका है? फैटी एसिड का ही है। सबके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, सबका कंपोजिशन में स्ट्रक्चर के बॉन्डिंग में डिफरेंस होता है, अदरवाइज मोनोमर इन दोनों के सेम। क्लियर? कहाँ है ये? कॉर्क सेल वॉल में। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क इज सेकेंडरी टिश्यू ऑफ प्लांट। अब बात करेंगे इन सब जो टर्म आपको नहीं समझ में आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पूरा समझो कि वो प्लांट एनाटॉमी की चीजें हैं बेटा। प्लांट की लेयर है, पहले मुझे प्लांट की लेयर्स बतानी पड़ेगी, देन आई विल कम थ्रू द सेकेंडरी थिंग। बट यहाँ पे आपको ये पता है कि सेकेंडरी वॉल की बात कर रहे हैं, मतलब ये मैच्योर हो रही होंगी सेल, परमानेंट स्ट्रक्चर बन रहा है। उन परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए वहां पे कुछ सिंक्रीशन है, कुछ डिपोजिशन। एनी क्वेरी? एनी क्वेरी बच्चा? तो cutinized cell wall, tuberized cell wall, lignified cell wall. Is it clear? Okay, very good. ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट की एक लेयर बनाई तो उसका कंपोनेंट अभी आपने बहुत ऐसा रख रखा है कि उसके अंदर की तरफ आप लेयर बनाओगे तो उसमें वो एक्सपेंड होने में हेल्प करे, अंदर की लेयर को वो बढ़ाने में हेल्प, जब ऐड होगी तो वो भी बढ़ जाए। ठीक है, तो समथिंग लाइक कि आपने रबड़ जैसा या बलून के लेयर जैसा कुछ ऐसा यूज किया हुआ है। देन उसके बाद आपने कुछ स्ट्रॉन्ग लेयर लगा दी और वो स्ट्रॉन्ग लेयर आते ही अब वो डिसाइडेड हो जाएगी और प्राइमरी सेल वॉल पे सेकेंडरी सेल वॉल प्रेशर देती रहेगी। ओके, फिर अब सेकेंडरी के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सेकेंडरी सेल वॉल बनाने के लिए कुछ कंपोजिशन चाहिए था जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टूवर्ड्स सिक्रीशन से साइटोप्लाज्म में बना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हुआ और उसी सेल के बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में डिपॉजिट हो गया और क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर बन गए, क्योंकि वो थ्रेड्स हैं आपस में उनको लिंक भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के डिपोजिशन से डिफरेंट टाइप की सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर? अभी देखो ये स्ट्रक्चर देखो थोड़ा ध्यान से।
हाँ बेटा, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये लेयर दिख रही है आपको, इस लेयर में कुछ-कुछ डिपोजिशंस दिख रहे हैं। अब एकदम अटेंटिव होके सुनना, क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक मिनट, इज इट विजिबल? क्लियर दिख रहा है आपको, लेटर दिख रहे हैं? ठीक है, अभी फोकस करना है एकदम। देखो, सिर्फ पढ़ के आगे बढ़ जाना कोई मतलब नहीं, पूरा एकदम ही आपके ब्रेन में जाके फिट हो जाना चाहिए। वो माइक्रोमीटर की सेल, नैनोमीटर की सेल, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर, इस तरीके से आप जो पढ़ रहे हो उसको ध्यान से देखो। देखो, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिपोजिशन हो रहा है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में क्या शो किया है? प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन। ठीक है, तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन हो सकता है इनमें से अलग अलग वेरिएशन हो। सेलुलोज, पैक्टिन। अब आप देखो यहाँ पे ये सारे तीनों स्ट्रक्चर जो है इस एग्जांपल में दो को दिखाया हुआ है, सेलुलोज और पैक्टिन। ओके, मैंने बताया था सेलुलोज इज यूनिवर्सल। तो आप देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ब्लू वाला, दिस इज सेलुलोज। ठीक है, क्या हो गया? ये पॉलीमर्स ऑफ सेलुलोज की चेन है। माइक्रोफाइब्रिल, मैक्रोफाइब्रिल अभी हम बताते हैं। वो पूरी थ्रेड है, एक बंच हो गया। जैसे कोई स्ट्रक्चर आपने बनाया और इसमें कई सारे आपने स्टैक लगा रखे हैं वुड के, ठीक है, लकड़ी के कई सारे स्ट्रक्चर लगा रखे हैं। अब इसको जोड़ने के लिए, इसको बाइंड अप करने के लिए या इसको फिक्स करने के लिए भी आपको कुछ चाहिए। तो उसी तरीके का फंक्शन पैक्टिन के थ्रेड फॉर्म कर। इज इट क्लियर? उसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है? दिस वन इज मिडिल लैमेला, क्योंकि प्राइमरी वॉल ही दिख रही है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद, तो आपको पता है कि यहाँ पे सेकेंडरी वॉल नहीं हो सकती है। अगर प्राइमरी वॉल ऊपर दिखती और बीच में कोई और लेयर दिखती तो वो लेयर क्या हो जाती बेटा? सेकेंडरी वॉल। इज इट क्लियर? एकदम स्ट्रक्चर माइंड में सेट हो जाना। अब हम थोड़ा सा ये पढ़ते हैं, फाइब्रिल, माइक्रोफाइब्रिल सेलुलोज किस तरीके से अरेंज्ड होंगे। चलो पहले ये देख लेते हैं, टर्सरी वॉल लेयर। अब अगर टर्सरी वॉल लेयर यूनिवर्सल नहीं है, सभी प्लांट्स में नहीं होती है, अगर प्रेजेंट होगी तो किधर होगी? टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो लिखा है डिपॉजिटेड इन फ्यू सेल्स। ओके, ड्राइड अप प्लाज्मा लाइनिंग। प्लाज्मा लाइनिंग क्या हो गई? प्लाज्मा लाइनिंग मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि डेड तो हो ही जाएगी, सेकेंडरी वॉल से ही डेड हो गई है, तो यहाँ पे सब डेड डेड डेड। क्लियर? मेड अप ऑफ जाइलन एंड सेलुलोज। क्लियर? सेकेंडरी और टर्सरी, देखो कॉमन सी बात समझो बेटा, टर्सरी वॉल क्यों ज्यादा जगह नहीं देखी जाएगी? क्योंकि सेकेंडरी वॉल बनने के साथ ही तो वो सेल डेड हो रही है। समझो अब, है ना क्या बता रहे हो? सेल अगर डेड हो रही है सेकेंडरी वॉल से, तो अब उसके अंदर कैसे साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन चलेंगे और कैसे प्रोडक्शन चलेगा? बट पैरेलली जब सेकेंडरी वॉल पूरा आपका कहीं कहीं स्पेस है और उसका कम्युनिकेशन बंद हो रहा है, उस बीच में ही कुछ सेल ऐसी होती हैं जो कि जाइलन और सेलुलोज को भी, जाइलन को फॉर्म करती है मेनली, और वो जाके डिपॉजिट हो जाता है। और जब जाइलन का डिपोजिशन दिखेगा तो वो सेकेंडरी वॉल के बाद दिखेगा और ये फाइन लेयर बहुत थिक नहीं हो सकती। अगेन कॉन्सेप्ट वही है, सेल तो डेड होने की तरफ जा रही है तो वो बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं करेगी, बहुत ज्यादा फॉर्मेशन नहीं करेगी। इज इट क्लियर? तो ड्राइड ऑफ प्लाज्मा लाइनिंग, ड्राइड पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट, तो ये पैरेलली सेकेंडरी के तुरंत फास्ट ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि सेकेंडरी बनने के बाद सेल गई आराम करने, आराम करेगी ही नहीं, सेल तो डेड हो जाएगी। लिग्निन का डिपोजिशन है तो भी डेड होगी, सुब्रिन का डिपोजिशन है तो भी डेड होगी। क्लियर? Xylem is a group of hemicellulose. अब देखो मेड अप ऑफ xylem एंड सेलुलोज, सारे कंपोजिशन याद रखना। टर्सरी सेल वॉल में xylem एंड सेलुलोज, सेलुलोज कॉमन ही चल रहा है। क्लियर? Xylem is a group of hemicellulose that represent the third most abundant biopolymer on earth. क्लियर? जाइलम क्या हो गया? जो आप हेमीसेलुलोज देख रहे थे प्राइमरी सेल वॉल में, उसी के जैसा कंपोजिशन है, लेकिन दैट इज वेरी थिक बॉन्ड, आपस में इनकी और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जा रहा है, एंड दैट इज रिजल्टेड इन अ न्यू स्ट्रक्चर फॉर्मेशन विच इज नोन एज जाइलम। Represent the third most abundant biopolymer
ऑन अर्थ। ओके, फर्स्ट क्या हो गया, लिग्नोसेलुलोज। सेकंड क्या होता है, रूबिस्को। और जब आपसे प्रोटीन पूछेगा तो फर्स्ट हो जाता है रूबिस्को, एक एंजाइम है ये, क्लियर। एंड थर्ड क्या हो गया आपका, जाइलम। ठीक है, अगर सेलुलोज दिया है, लिग्नोसेलुलोज नहीं दिया है, तो सेलुलोज कहाँ हो जाएगा, फर्स्ट में ही आएगा बेटा। समझ में आया। प्रोटीन पूछ लेगा, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पॉलीमर्स हैं। प्रोटीन पूछेगा तो प्रोटीन रूबिस्को है। ठीक, अभी रूबिस्को लिख लो, बाद में इसकी जब बात होगी तब बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फंक्शन। Xylons are polysaccharide made up of xylose. Xylose is again a sugar. अगर पॉलीमर पूछे आप, यहाँ पे मोनोमर जानना चाहोगे आप, तो सुगर है जाइलोस। जाइलोस की मतलब यहाँ पे मोती आपका क्या हो गया, जाइलोस। और पॉलीसेक्राइड क्या हो गया, मोती की माला क्या है, जाइलन। इज इट क्लियर? समझ में आया बच्चों? तब एकदम स्मूथ, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, एक लेयर के एक इंफॉर्मेशन के बाद दूसरी इंफॉर्मेशन, एंड उसी तरीके से आप लाइन बाय लाइन आपको ये चीजें माइंड में सेट होनी चाहिए। लेक्चर इतना अटेंटिव होके करो कि रिवीजन करने में मिनिमम 22 हाफ एन आवर लगे। नाउ सेलुलोज पे क्वेश्चन आता है बेटा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी के बाहर सेलुलोज को भी कवर करेंगे। प्लांट सेलुलोज चेन, मतलब सेलुलोज की बनी हुई जो स्ट्रक्चर है, जितना यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से बन रहा है, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है, द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज सेलुलोज, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल वॉल इज। अब देखो ये सारे क्वेश्चन है, सेलुलोज इज नॉट द स्ट्रक्चरल यूनिट, समझना, ठीक है। सेलुलोज, कुछ सेलुलोज 100 सेलुलोज अकॉर्डिंग मिलते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज नोन एंड मिसल। मिसल को ही बोलते हैं एलिमेंट्री फाइब्रिल। जैसे आप एलिमेंट बोलते हो ना, तो आप ये समझो कि ये एलिमेंट्री फाइब्रिल एलिमेंट है, और ये एलिमेंट किस चीज से बना हुआ है, सेलुलोज से। सीक्वेंस एकदम समझना, ओके। तो मिसल बना, अब कई मिसल आपस में बाइंड करेंगे तो माइक्रोफाइब्रिल बन जाता है, एलिमेंट्री फाइब्रिल या मिसल। एंड देन नंबर ऑफ मिसल हो जाते हैं 20, नंबर ऑफ सेलुलोज हो जाते हैं आपके 100, अप्रोक्सीमेटली रेंज है सब, ठीक है। 20 मिसल्स मिल रही हैं आपस में, तो इस एक स्ट्रक्चर बना रही हैं, दैट इज माइक्रोफाइब्रिल। एंड देन 20 ऐसी 250 माइक्रोफाइब्रिल जब मिलती हैं तब जाके आपका स्ट्रक्चर बनता है मैक्रोफाइब्रिल। ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है बेटा, पूछा जाता है। हम बोल दिए कि रखना है तो रखना है ना। क्या हो गया, आपने बोला मैम कि, मैम बोल रही थी कि सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल है। अब क्या हम सेलुलोज को देख सकते हैं, नहीं, हम उसके केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं। केमिकल टेस्ट से हमने प्रूफ किया कि यहाँ पे जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो सेलुलोज का रिएक्शन से है, ठीक है। इसके और अंदर जाना चाहते हो तो लिख लो, यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, क्लियर। एक ग्लूकोज, एक सेलुलोज को बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तुम्हारा डेटा दिया हुआ है, यही लिख लो तुम। अप्रोक्सीमेटली 2800 से 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो कई सारे ग्लूकोज, यहाँ से कहानी शुरू हो रही है, ग्लूकोज C6H12O6 जो आप देख रहे हो, उसे ग्लूकोज के मिलने से बना सेलुलोज, सेलुलोज के मिलने से बना मेसेल या एलिमेंट्री फाइबर, एक ही बात है, क्लियर। एलिमेंट्री फाइब्रिल कितनी सेलुलोज चेन थी, 100, मतलब कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता, मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रही हूँ, कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसमें होंगे, 100 इंटू 3000, क्लियर। इसी तरीके से 100 सेलुलोज की चेन, 100 सेलुलोज जो है वो चेन आपस में मिल रही है, तो क्या बनाया उन्होंने, स्ट्रक्चरल यूनिट, दैट इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चरल यूनिट फाइबर बन रहे हैं, क्लियर, दैट इज एलिमेंट्री फाइबर, फाइब्रिल या मिसेल।
क्लियर? तो ये 100 सेलुलोज की चेन हो गई। इन ईच सेलुलोज चेन अराउंड 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये भी हो गया आपका। सच 20 मिसेल्स फॉर्म्स अ माइक्रोफाइब्रिल। 20 मिसेल्स से क्या बन गई? एक माइक्रोफाइब्रिल। क्लियर? 1 माइक्रोफाइब्रिल। एक माइक्रोफाइब्रिल को बनाने के लिए 20 मिसल, एक मिसल को बनाने के लिए 100 सेलुलोजिक चेन, 100 सेलुलोज को में से एक सेलुलोज को बनाने के लिए 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। नाउ अब बात आती है मैक्रोफाइब्रिल के लिए। तो ऐसी 20 नहीं, जो 20 माइक्रोफाइब्रिल बना 20 मिसल बन के एक माइक्रोफाइब्रिल बनाई है, उसको बना उसके 250 एसोसिएशन, they result in the formation of a macrofibril. Is it clear? समझ में आई कहानी? सीक्वेंस समझ में आया? आज का होमवर्क नोट डाउन करो। ये सीक्वेंस का चार्ट बना के यू विल सेंड मी ऑन व्हाट्सएप पर्सनली, ग्रुप में नहीं शेयर करो, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करो। किसी को भी नंबर का डाउट है तो जिस नंबर से आपको लिंक आ रहा है वही मेरा नंबर है। नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, बट रिप्लाई किया करो भाई। 89594633 रिप्लाई किया करो। क्वेश्चंस बोलते हैं हम कुछ, तो वो तुम्हारी प्रिपरेशन है। आज के बाद ये चीज तुम्हें भूलेगी नहीं अगर तुमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। मिसिल, माइक्रोफाइब्रिल, मैक्रोफाइब्रिल। क्लियर? ध्यान से सुनो बेटा। माइक्रोफाइब्रिल सेलुल ग्लूकोज सेलुलोज मिसल, माइक्रोफाइब्रिल मैक्रोफाइब्रिल। अब मैंने तुम्हें बोला 3000 ग्लूकोज है, तो ऊपर के साइड में इसको बनाने के लिए जो नंबर है वो लिखती हूँ। 1 सेलुलोजिक चेन मिलेगी। ठीक है? कितनी सेलुलोज की चेन आगे जा रही है? 100 सेलुलोज की चेन से 1 मिसल बनेगा। क्लियर? 20 मिसल से 1 माइक्रोफाइब्रिल बनेगा। 250 माइक्रोफाइब्रिल से 1 मैक्रोफाइब्रिल बनेगा। इज इट क्लियर? ये आगे वाले के लिए यूनिट चाहिए जो मैं ब्लू से मार्क कर। एंड ग्लूकोज इज मोनोमर। एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कुछ भी ऐसा यूनिट नहीं चाहिए जो उसमें रिपीट हो रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C6H12O6। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है। सबको समझ में आ गई ये कहानी? और आपको एक मजेदार बात बताऊं, जितने भी कंपोनेंट है ना वो इसी ग्लूकोज से बनते हैं। आगे जाके इसी से प्रोटीन बनने में हेल्प होगी, इसी से लिपिड बनने में हेल्प होगी, एवरीथिंग। देखो आप माइक्रोफाइब्रिल तक चले गए लेकिन इसके बेस में क्या है? ग्लूकोज। तो कुछ ना कुछ डेरिवेटिव्स हैं, कुछ ना कुछ रिएक्शंस पाथवे हैं जो ग्लूकोज से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को बनाने में हेल्प करते हैं। ओके बच्चा, क्लियर है? अब देखो इमेज में आपको क्या दिख रहा है। इमेज से देखते हैं। चलो, इमेज में हमें ये ग्लूकोज दिख रहा है। साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। साइक्लिक ग्लूकोज, लीनियर साइक्लिक दोनों होता है, जो हमारी बॉडी में या वाटर में प्रेजेंट होता है, दैट कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू साइक्लिक स्ट्रक्चर। वो बायोमोलिक्यूल में बताएंगे हम। तो इसकी चेन बनी, आपको ये सेलुलोज की चेन दिख रही है। सेलुलोज की चेन से मिसल बना होगा, वो यहाँ डोनेट नहीं किया गया। देन माइक्रोफाइब्रिल बने, देन फाइबर्स कह लो या मैक्रोफाइब्रिल कह लो। ओके और फाइनली आप जब बोलते हो दैट इज द सेलुलोज फाइब्रिल, जो मैंने आपको नेट दिखाया ऊपर, वो सेलुलोज नहीं है, वो क्या है? मैक्रोफाइब्रिल है उसके अंदर। ओके, इसके अंदर माइक्रोफाइब्रिल के अंदर कहीं जाके सेलुलोज की चेन है। क्लियर है बच्चा? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ये पाथवे बना के इसको एलैबोरेट करोगे कुछ अपने अकॉर्डिंग एंड देन सेंड इट टू मी।
ओके, अगेन आपको एक इमेज दिख रहा है, ये गन्ने को दिख रहा है, शुगर केन की लीफ से उसने कट किया, प्लांट सेल को ऑब्जर्व कर रहा है, प्लांट सेल से सेल वॉल में गया, सेल वॉल में जो उसकी मेसी लेयर है, जो माइक्रोफाइब्रिल्स की लेयर है, उसको देख रहे हैं। उस माइक्रोफाइब्रिल के लेयर्स में हमें बहुत सारे थ्रेड्स दिख रहे हैं। एक सिंगल माइक्रोफाइब्रिल को वहां पे निकाला, उसमें आपको अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको दिखा रहा है, हेमिसेलुलोज भी प्रेजेंट है, पैराक्रिस्टलाइन सेलुलोज भी प्रेजेंट है, क्रिस्टलाइन सेलुलोज भी प्रेजेंट है। हम बात कर रहे हैं अभी सेलुलोज की, क्रिस्टलाइन सेलुलोज। उसको इनलार्ज किया तो हमने देखा कि वहां पे बहुत सारा सेलोबायोस टर्म भी नोट डाउन कर लो, ये भी पूछा जाता है। वैसे ये बायोमोलिक्यूल में पढ़ा दूंगी, बट यहाँ पे आ गया तो आप नोट डाउन कर लें। 2 ग्लूकोज यूनिट, जब सेलुलोज डिग्रेड होता है ना, सपोज तुमने एक मोती की माला जो बना रहे हो तुम लोग, इस मोती की माला को मैंने कहा कि इससे टुकड़े टुकड़े कर दो, फ्रेगमेंटेशन कर दो। तो फ्रेगमेंटेशन कई तरीके से कर सकते हो सकता है सारी मोतियां अलग हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, मोनोमर। ठीक है, हो सकता है कभी कभी कोई एंजाइम ऐसे एक्ट कर रहा है कि वो तीन का फ्रेगमेंट बना रहा है, 3 मोतियां एक बार आ रही हैं, या हो सकता है 2 का बना रहा है। तो यहाँ पे जो डिग्रेडेशन होता है सेलुलोज का, वो 2 का बनता है, मतलब 2 ग्लूकोज एक साथ। नोट डाउन कर लेना, 2 ग्लूकोज। तो सेलुलोज ग्लूकोज में जाने के पहले, सॉरी, सेलुलोज ग्लूकोज में डिग्रेड होने के पहले 2 ग्लूकोज उसमें अटैच रहेंगे, जिस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेलोबायोस। ओके, तो आपको एक पूरा हायरार्की दिख रही है, जिस तरीके से रिडक्शन एनालिसिस मैंने बताया था ना कि नीचे जाते हैं, नीचे और अंदर और अंदर और अंदर। अब अंदर तो पहुंच गए बेटा, सेल जब C6H12 वो 6 तक पहुंच गए, तो हमें पता है कि ये तो CO2 और H2 और लाइट के रिएक्शन से बन रहा है। समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट इमेज की भी ले लो और इसको रिवाइज करना, समझना अच्छे से। अब इनका जो डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग अगर आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखते हो, जो आपको लेयर दिख रही है, दैट इज अबाउट द मैक्रोफाइब्रिल। तो सेलुलोज नहीं दिखेगा, वो आपको क्या दिखेगा, मैक्रोफाइब्रिल दिखेगा। तो सबकी यहाँ पे लेयर की थिकनेस दी हुई है एंगस्ट्रॉम में, क्लियर? एंगस्ट्रॉम में सेलुलोज 8 एंगस्ट्रॉम, मिसल 100 एंगस्ट्रॉम थिक, माइक्रोफाइब्रिल 250 एंगस्ट्रॉम, मैक्रोफाइब्रिल 25 2,50,000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है बच्चा? इसको रटना नहीं है बैठ के, ये सब जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको पता रहता है कि जो रेंज है, बस आपने सीक्वेंस ध्यान में रख लिया तो आपको यूनिट ध्यान में रखनी है कि क्या पता एंगस्ट्रॉम से पूछ रहा है, नैनोमीटर से पूछ रहा है, तो बस आपको सारी यूनिट को ध्यान में रखना है कि सबके लिए लेंथ एक ही यूनिट से दिया है, कहीं लेंथ की यूनिट ना चेंज कर। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, दैट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी जो लेयर दिखेगी वो माइक्रोफाइब्रिल की ही दिखेगी। समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़े, सभी रिप्लाई करो जरा एक बार। आर्या, आर्यन, देवाशीष, एकता, ईरा, हर्षिता, इकरा, जानवी, जेहाना, कृतिका, मैत्री, मृणाल, नेहल, नुपुर, नुपुर, प्रज्वल, प्रमेश, रोहन, सनिका, सानिया, श्रेया, श्रुति, शुभान, तान्या, तानवी, तन्वी, वैष्णवी, वेदांत, विधि, विशाखा, विशाखा, विशाखा आप नए स्टूडेंट हो क्या? योगीराज, वरुण, वरुण एंड विशाखा, आप पहले पढ़े हो क्या मेरे से? एक तो ये ऑनलाइन में ना नाम याद करने और बच्चों को समझने में ही लग जाएंगे काफी। क्लियर है, अंडरस्टूड। विशाखा आपको समझ में आया? वेरी गुड। रिपीट दैट पॉइंट ऑफ शुगर केन।
शुगर केन को रिपीट करने में कुछ नहीं है। जब आप प्लांट सेल बोल रहे हो तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया है प्लांट का। प्लांट का एग्जाम्पल दोगे तो तुम्हें पता है कि शुगर केन जो है तुम्हारा वो फ्लावरिंग प्लांट में आ जाता है, एंजियोस्पर्म में है। तो इसके पास स्ट्रक्चर जो कॉमन है प्लांट का, दैट इज रूट, स्टेम, लीफ। आप कहीं से भी लोगे, फ्लावर, फ्रूट, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट के अंदर, कहीं से भी लोगे वो बने हुए किसके हैं? फिर से वही कहानी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल। क्लियर? तो सेल को ही ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे दिखाया गया कि इसने लीफ का टिश्यू लिया, लीफ के टिश्यू से, हाँ बेटा एक मिनट आ रहे हैं, लीफ के टिश्यू से प्लांट सेल को निकाला, प्लांट सेल की सेल वॉल की स्टडी करने के लिए सेल वॉल को ऑब्जर्व किया गया। सेल वॉल में माइक्रोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्रिस्टलाइन सेलुलोज वाले को जो रिजिड स्ट्रक्चर है उनको देखा गया। तो क्रिस्टलाइन सेलुलोज में ग्लूकोज की पॉलीमर चेन दिख रही है, ये ग्लूकोज की पॉलीमर चेन को देखा गया। तो यहाँ पे या तो ग्लूकोज होगा या तो सेलोबायोज होगा, मतलब इसको डिग्रेड करेंगे तो 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे बेटा इस केस में, हर केस में ये नहीं होगा, जो सेलुलोज के केस में है उस केस में हम ये बोलते हैं 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज ज्वाइंट नोन एज सेलोबायोज। अब इस सेलोबायोज, देखो ये बीच में एक बॉन्ड बन रही है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है, सब पढ़ाएंगे हम। सेलोबायोज को ब्रेक डाउन करना होगा तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड के तोड़ने के बाद आपको पता है ये 2 यूनिट ग्लूकोज थी तो एक ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज, ये अब मोनोमर आ गया। और कोई भी चीज जब हम तोड़ते हैं उसको ऑर्गेनिक में ही तोड़ना है तो हम उसकी मोनोमर यूनिट तक ले जाते हैं, डाइजेशन में भी आपको पढ़ना है। अभी क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थिकनेस नोट डाउन कर लेना आप। और अभी देखते हैं, अब सेल वॉल की जो ग्रोथ हो रही है उस मैकेनिज्म को समझना है। ठीक है, ध्यान से थोड़ा, हार्मोनल एंगल भी इसका है, वो हार्मोन वाले चैप्टर में देखेंगे। और यहाँ पे किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है उसको, अब आपने ये देख लिया कि अंदर जो है माइक्रोफाइब्रिल माइक्रोफाइब्रिल सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इन थ्रेड को अगर हमने लूज कर दिया तो उनके बीच की स्पेस बढ़ जाएगी, वही फंडा यहाँ पे चलेगा। Growth of cell wall involves the growth in surface area as well as growth in thickness। ठीक है, ग्रोथ करा दो, या तो सरफेस एरिया को बढ़ा दो या तो इसकी थिकनेस की बात कर। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जैसे सेकेंडरी डिपोजिशन हुआ तो क्या हुआ, थिकनेस बढ़ गई ना बेटा। ठीक, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस न्यू माइक्रोफाइब्रस आर डिपॉजिटेड ओवर द एग्जिस्टिंग वन लाइक द पेज ऑफ अ बुक। एक बुक की तरह, एक बुक में जैसे पेज 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 आप करो एक साइड से देखोगे तो उसमें ऐसा आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये अगर थिकनेस है तो ये कई सारे पेजेस के मिलने की वजह से थिकनेस आपको दिखती है। तो उसी तरीके से कई सारे माइक्रोफाइब्रस वहां पे एक्युमुलेट हो रहे हैं। अ न्यू प्राइमरी वॉल ग्रोज इन सरफेस एरिया। सबसे पहले जो होगी वो क्या कर रही है, वो सरफेस एरिया पे ग्रो कर रही है, वो सरफेस एरिया बढ़ा रही है, न कि वो लेयर्स बना रही है। The wall expands due to the turgor pressure। टर्गर प्रेशर क्या होता है, जो अंदर वाटर है, जो प्लांट के अंदर वाटर है, प्लांट के अंदर नहीं, प्लांट सेल के अंदर जो वाटर है इनसाइड द सेल, मतलब आई कैन से इट इंट्रासेलुलर वाटर, वाटर भी लिखना क्लियर नहीं है, दैट इज नॉट अ प्योर वाटर। इंट्रासेलुलर फ्लूइड प्रेशर, अगर हम सिर्फ फ्लूइड लिख दें तो इट इज ओके। समझ में आया? तो सेल के अंदर से जो प्रेशर लग रहा है, मतलब वाटर तो ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, सेल के अंदर वाटर आ रहा होगा, तो धीरे धीरे जब उसका वाटर कंटेंट बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से वाटर अंदर आता है और अंदर का प्रेशर जो होता है वो टर्गर प्रेशर है। जस्ट सपोज, ये सुनना ध्यान से, समझ में आ जाएगा। अंदर प्रेशर होगा तो ये सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा, सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा तो अगर सेल वॉल लूज है, जैसे आप बलून में एयर भर रहे हो, फिल कर रहे हो एयर, या जस्ट सपोज आपने होली में खेला होगा तो बलून में आपने कलर भी फिल किया होगा, तो जैसे जैसे आप कलर फिल करते हो वैसे वैसे बलून का साइज बढ़ता है। ठीक है, तो सेम वे में यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम फ्लूइड अंदर फिल हो रहा है और जो एक्सपेंसिव प्रोटीन है, जो लेयर एक्सपेंड करा सकते हैं,
वो एक्सपेंड करा रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे बढ़, तो एक्सपेंड हो गया। ठीक है, किस वजह से? इंटरनल प्रेशर, इंटरनल फ्लूइड प्रेशर था। टर्गर प्रेशर कैसे जनरेट हुआ था? वाटर और मिनरल्स, वाटर प्लस सॉल्ट के मिनरल्स के अंदर आने की वजह से ये प्रेशर जनरेट हुआ। ये अपने आप में पूरा आपको पढ़ना है, टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अभी यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना, आप सिंपल छोटे बच्चों की तरह यही समझो कि बलून के अंदर आप वाटर फिल किए, तो वो वाटर जो फिल हो रहा है वो बलून की वॉल पे, बलून की लेयर जो है उस पे प्रेशर बना रहा है, उससे अटैच्ड होगा। ठीक है, तो जितना आप वाटर कम कर दो, देखो वो बलून श्रिंक कर जाएगा। अगर मैं इस सेल से इस पानी को बाहर निकाल दूं, ये जो प्रेशर लग रहा है और उससे वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाए, तो ये सेल कुछ इस तरीके से हो जाएगी। सेल वॉल तो रिजिड होता है, वो नहीं आएगा अंदर की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, जैसा आप एक्सोऑस्मोसिस में पढ़ते हो उस तरीके से। तो जब ये फुल प्रेशर में रहेगा तभी इसका प्रेशर वॉल पे जाएगा, वॉल पे प्रेशर जाएगा तभी उसको एक्सपेंशन का सिग्नल ट्रिगर हो जाएगा। The wall expand due to the turgor pressure exerted on the walls by the protoplast. ओके बच्चा, क्लियर है? और प्रोटोप्लास्ट टर्म आया मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लास्ट दोनों मिलके प्रेशर लगा रहे होंगे, जस्ट बिकॉज वहां पे वाटर अमाउंट बढ़ रहा है। नाउ turgor pressure is developed by the tendency of protoplast to absorb water by osmosis. अभी मैंने बताया वही चीज यहाँ लिखी हुई है, तो सिंपल आप एक इमेज बना लो जो यहाँ पे आपके काम आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। इमेज क्या बनाओगे आप? देखो, अभी जितनी आपको कहानी समझ में आई है उसमें सेल वॉल होता है, ये समझ में आ गया, और अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? तो मैंने ये बनाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की साइज थोड़ी सी श्रिंक, ताकि आपको ये समझ में आए उसके पास पानी की कमी है। तो वाटर इसके अंदर जा रहा है, प्योर वाटर नहीं जाता है, बस अब इतना ध्यान रखो, सारी चीज मैं यहाँ लिखूंगी फिर ये मैशी हो जाएगा। तो इसका साइज बढ़ रहा है, ये साइज गया, अब ये नियर बाई कहीं, अब इसको मैं थोड़ा थिक बना देती हूँ बेटा, ये नियर बाई कहीं इस तरीके से सेल वॉल के आसपास चला गया। ठीक है, अब ये इस पे प्रेशर लगा, अब यहाँ का वाटर, प्रोटोप्लास्ट, यहाँ की लेयर, ये सब इस पे प्रेशर लगा, ये प्रेशर लगाएंगे तो ये लिटिल बिट एक्सपेंड हो सकता है क्योंकि ये प्राइमरी सेल वॉल है। इज इट क्लियर? और प्राइमरी सेल वॉल है, ये एक्सपेंड हुआ तो अंदर से बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों पीछे रहेगी, वो इसीलिए तो लेयर धक्का दे रही थी, तो वो इसको बड़ा कर देगी। तो समहाउ इस तरीके से ये मैकेनिज्म चलेगी। इज इट क्लियर? समझ में आया? ओके, तो जो बताना था वो तो रह गया। तो ये जो वाटर एंटर हो रहा था वो वाटर एंटर हुआ वाया द ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस जो है, मूवमेंट ऑफ वाटर जो है, दैट इज ऑस्मोसिस। क्लियर? और ये जो प्रेशर इसकी तरफ लग रहा है दैट इज टर्गर प्रेशर टीपी। जिस प्रेशर से वो एंटर हो रहा है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर, टर्गर प्रेशर बाहर। ऑस्मोटिक प्रेशर से जब वाटर अंदर ज्यादा जाएगा तभी टर्गर प्रेशर जनरेट होगा। जब तक सेल की साइज नहीं बढ़ेगी तब तक टर्गर प्रेशर वहां पे रहेगा भी। चलो बात करेंगे जिस चैप्टर में आएगा, जब कहानी आएगी इसकी तब डिटेल में बात करेंगे। इतना समझ में आ गया आपको? तो टर्गर प्रेशर इज डेवलप्ड बाय, ये ऑलरेडी वहां प्रेजेंट नहीं होगा इसलिए मैं ये बता रही हूँ आपको कि डेवलप्ड बाय द टेंडेंसी ऑफ प्रोटोप्लास्ट टू एब्सॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से पहले वाटर अंदर आएगा, देन टर्गर प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो ये सब सीक्वेंस आती हैं, जब आप ये डिटेल में कुछ पढ़ लोगे तो आप खुद भी डिफाइन करोगे कि किस प्रोसेस के बाद कौन सी प्रोसेस होती है, कब रिजल्टेंट सेल मैच्योर होगा, कैसे होगा, कितना प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है वाटर मिनरल, वो सब फिजियोलॉजी का पोर्शन है, बट बेसिस यही है। नाउ थिकनेस ऑफ सेल वॉल इंक्रीज बाय, अब हमने सरफेस एरिया की बात कर ली, अब थिकनेस की बात कर लेते। दो पैरामीटर दिया था, थिकनेस, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बढ़ गया एक्सपेंशन से। नाउ थिकनेस बढ़ाना है, थिकनेस बढ़ रही थी तभी सरफेस एरिया बढ़ेगा। सेकेंडरी डिपोजिशन अगर हो रहा है तो एक्सपेंसिव प्रोटीन फिर से प्राइमरी वाले पे वर्क करेंगे। नाउ बात यह है कि आप जो सेलुलोज की लेयर, अगर आप पहली लेयर भी बना रहे हो तो वो सेलुलोज आया, देखो जैसे यहाँ पे आपने ये थिकनेस लिखी ना बेटा,
ये थिकनेस लिखी है ना, तो एक माइक्रोफाइब्रिल की 2,50,000 थिकनेस है, तो इसका मतलब इस तरीके के कई माइक्रोफाइब्रिल वहां पे प्रेजेंट है और वो क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस पूरा एकदम थ्रेड बना रहे हैं, पूरा एकदम लिंकिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो इस थिकनेस को चाहे ये प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, लेकिन थिकनेस तो होगी। कोई स्ट्रक्चर है तो उसका 3D एरिया तो होगा बेटा एक। तो थिकनेस के लिए ही वहां पे जो प्रोसेस है दैट इज टू टाइप ऑफ प्रोसेस। एक होता है एपोजिशन एंड एक होता है इंटरसेप्शन। इसको लगाओगे तुम लोग 3 स्टार। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एपोजिशन। अब सिंपल पहले एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। जैसे एक दिन मैंने और एग्जांपल लिया था शायद तुम्हारी क्लास में, कि तुम्हें घर से लेके कैप्सन तक आना है और यू वांट टू कि रोड बहुत खराब है, रोड बन रही है, ठीक है, और कोई ऑर्डर मिला है कि ये रोड कल तक बन जानी चाहिए। तो एक तो प्रोसेस ये है कि आपके घर से फ्रॉम योर होम पॉइंट बना लेते हैं हम, ठीक है। आपको पता है 2 पॉइंट को जोड़ने वाली चीज क्या हो जाती है, लाइन। तो आपको ये डिस्टेंस पूरा बनवाना है, ठीक है। अब इसकी दो टेंडेंसी, एक तो इस साइड से स्टार्ट करो और ये बनाता जाए, मजदूर बढ़ा लो और ये बनाता जाए और सुबह तक ये बन जाए, ठीक है। दूसरा, मजदूर बना ही बढ़ा ही लो और इस साइड से भी स्टार्ट करवा दो, इस साइड बीच में भी कहीं बनवा लो और इस साइड से भी स्टार्ट करा दो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेवर्स बढ़ा दिया हमने और इस लेयर को बनाने के लिए हम पैचेस यूज कर रहे हैं, क्लियर। एंड फाइनली इन पैचेस को जैसे जैसे ये बढ़ के आएंगे, कहीं ना कहीं ये पॉइंट होगा जहां पे ये मिल जाएंगे, तो वहां पे ज्वाइनिंग करा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ये? क्लियर। तो अब देखो, जो ये आपने पैटर्न में पैचेस बना बना के किए, रिजल्टेंट तो एक ही जैसा है। ये अगर पूरी थिकनेस आ गई तो ये भी यहाँ डिपॉजिट ऐसे ही हो जाएगी, ये अगर पूरी बन गई तो ये भी पूरी एक सिंगल लेयर बन जाएगी, लेकिन दोनों के बनने के तरीके अलग थे। तो इसी तरीके से सेल वॉल भी दो मेथड से बनती है। एक जो आपने ये डायरेक्ट पूरी लेयरिंग कर दी, लेयर बाय लेयर आप बना रहे हो, बनाते जा रहे हो, दैट इज द अपोजिशन, ठीक है, दैट इज द अपोजिशन। एंड जिसमें आपने पैचेस लगाया, मोज़ेक पैटर्न यूज किया। मोज़ेक समझते हो? मोज़ेक मतलब जैसे घरों में तुमने देखा होगा टाइल्स, ठीक है। तो अब टाइल्स लगा रहे हो आप तो भी फ्लोर बन रहा है, और किसी के घर में अगर आपने सीमेंट की लेयर बनती हुई देखी होगी तो पूरा सीमेंट यहाँ से यहाँ तक फैला रहे हैं, तो भी वो फाइनली फ्लोर बन रहा है। ओके, तो एक ये पैटर्न हो गया, एक ये पैटर्न हो गया, बहुत अच्छे से समझना। तो ये क्या हो गया, ये मोज़ेक पैटर्न इनटू ससेप्शन, जहाँ पे ब्लॉक्स बना के आप आपस में आप नहीं ज्वाइन करा रहे हो, सेल ज्वाइन करा रहे हो, ठीक है, क्लियर। तो इनटू ससेप्शन हो गया वो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मेथड समझ में आई? अब थ्योरी देख लेते हैं क्या कह रही है। समझ में आया नहीं आया? बच्चे जल्दी रिप्लाई किया करो। सिर्फ वाई लिखना है, वाई। ओके गुड। चलो, अपोजिशन क्या था? लेयरिंग की बात की थी हमने, एक लाइन में पूरी लेयर होगी। तो लेयरिंग ऑफ सेलुलोज ओवर सेलुलोज, लेयर लेयर माइक्रोफाइब्रिल माइक्रोफाइब्रिल बनते जा रहे हैं, डिपॉजिट होते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, थिकनेस बन गया, क्लियर। हाँ, एक मिनट बेटा, अभी रिपीट होगा। तो लेयरिंग ऑफ सेलुलोज ओवर सेलुलोज, आप इस तरीके से लेयर करते जा रहे हो, बैठाते जा रहे हो और पूरा बनाते जा रहे हो, दैट इज द अपोजिशन। द ग्रोथ इज कॉल्ड मल्टीनेट ग्रोथ। मल्टीनेट कैसे हुआ? ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज द मल्टीनेट। आप एक नेट बनाते जा रहे हो माइक्रोफाइब्रिल माइक्रोफाइब्रिल का पूरा, और बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहा है एक सिरे से दूसरे एंड तक, पूरे सेल के चारों तरफ। अब सेल इज स्फेरिकल, सेल इज पॉलीगोनल इन नेचर, जिस भी तरीके का होगा इसके पूरे चारों तरफ ये बनता जाएगा, क्लियर। लेकिन ब्रेक डाउन होके नहीं बना, पैचेस में नहीं बनेगा। तो ये हो गया आपका अपोजिशन। एंड सेकेंड वन इज इंटरसेप्शन। इसी को मैंने बोला, एक पैच यहाँ, एक पैच यहाँ, एक पैच यहाँ, एक पैच यहाँ, और फाइनली सब आपस में जहां पे पहुंच जाएंगे तो सब ज्वाइंट हो जाएंगे। तो सिंथेसिस ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल एंड इंटरलिंकिंग ऑफ दिस मॉलिक्यूल, द ग्रोथ इज नोन एज मोज़ेक ग्रोथ। पहले सिंथेसिस होगा, देन इनको इंटरलिंक भी करना पड़ेगा जहां पे ये ज्वाइंट हो रहा है, और जहाँ पे ये
मोज़ेक पैटर्न भी ऐसे-ऐसे बन रहा है, ये भी इंटरलिंक है, ये भी इंटरलिंक है। मतलब उसको फाइनली फिक्स कर देना, ठीक है? जैसे आप अपने दोनों हाथों के दोनों पाम जो फिंगर्स हैं, उन फिंगर्स को आपस में दोनों को मिक्स करो तो आप देखोगे कि इंटरलिंक्ड हो गए। क्लियर? फँसा के देखो, तो फिंगर्स दूसरे दूसरे पाम के फिंगर्स में जाके इंटरलिंक हो गए। अब आपको निकालना है, अपने दोनों हाथ को अलग करना है तो उसको लूज़ करना होगा, देन वो रिमूव। क्लियर है बच्चा? तो सेल वॉल की फॉर्मेशन का पैटर्न पूछा जाता है। वो पैटर्न क्या है? 2 टाइप्स का है, एक एपोज़िशन, एक इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन मोज़ेक पैटर्न में, एपोज़िशन लेयरिंग पैटर्न। नाउ मिडिल लैमेला आपको पढ़ा चुके हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑफ मिडिल लैमेला इज कैल्शियम। पैक्टिन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकुरोनिक एंड गैलेक्टोरोनिक एसिड। ये भी पूछता है, ठीक है? तो अब ये इसकी मोनोमर यूनिट हो जाएगी, ग्लूकुरोनिक, गैलेक्टोरोनिक। मिडिल लैमेला इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। अगर एक प्लांट सेल के लिए पूछा जाएगा तो आउटर मोस्ट लेयर पूछ रहा है, क्लियर? देन इट इज मिडिल लैमेला, क्योंकि ये सेल डिवीजन के टाइम बनी थी तो इसके बाद ही सारी लेयर हो। इन राइप फ्रूट्स ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ पैक्टोलाइजिंग एंजाइम, कोई पका हुआ फ्रूट है तो आपका ये जो सेल वॉल का रिजिड मतलब सीमेंट है ना बेटा, सीमेंट को आपको लूज करना पड़ेगा। जैसे कोई दीवार खड़ी हुई है तो उसमें ब्रिक 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 आपस में सीमेंट से जुड़े हुए हैं। अब ब्रिक तोड़ने के पहले आपको सीमेंट की लेयर को लूज करना पड़ रहा है, इस तरीके से आप समझो, ठीक है? तो सीमेंट की लेयर लूज हो रही है, उसको बोलते हैं पैक्टोलाइजिंग एंजाइम। लाइसिस कर रही है, पैक्टिन का लाइसिस कर रही है, तो पैक्टोलाइजिंग एंजाइम नोन एज पैक्टिनेज। एंजाइम के लिए ASE सफिक्स यूज होता है और फर्स्ट जो प्रीफिक्स होता है मोस्ट ऑफ द एंजाइम में, मोस्टली बता रही हूँ, हमेशा ये नहीं फॉलो होगा। जैसे हम बोले प्रोटीएज, तो पहला सफिक्स जो हो गया, प्रीफिक्स जो हो गया, वो क्या हो गया? प्रोटी। तो मतलब प्रोटीन पे एक्ट करने वाला एंजाइम प्रोटीएज। डीएनएज, डीएनए पे एक्ट करने वाला एंजाइम डीएनए, ठीक है? लाइपेज, लिपिड पे एक्ट करने वाला एंजाइम लाइपेज। तो ठीक है, सफिक्स एज रिप्रेजेंट द एंजाइम नेम एंड प्रीफिक्स रिप्रेजेंट द सबस्ट्रेट टारगेटेड बाय दैट एंजाइम। तो पैक्टोलाइजिंग एंजाइम पैक्टोलाइसिस करेगा, रिएक्शंस होंगे पैक्टोलाइसिस। एंजाइम का नेम है पैक्टिनेज। द मिडिल लैमेला जो सीमेंटिंग लेयर है, जो कैल्शियम पैक्टिन से बनी हुई है, वो सब चीज वहां पे डिजेनरेट होने लगेंगी, लूज होने लगेगी। उसीलिए आपको कच्चा आम हार्ड दिखता है और पक्का आम अल्फांसो आपको बहुत सॉफ्ट दिखने लगता है। क्यों? उसकी सेल वॉल की सीमेंटिंग लेयर, उसकी सेल के बीच की सीमेंटिंग लेयर डिजेनरेट हो रही। द मिडिल लैमेला गेट डिसॉल्व सो फ्रूट बिकम सॉफ्ट। क्लियर है बच्चा? कुछ ऐसा है नहीं इसमें, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एवरीथिंग इज क्लियर। इमेजेस हैं, देखो ध्यान से। सेल 1 सेल 2, 2 दिन से ये चल रहा है, आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि मिडिल लैमेला बीच में सीमेंटिंग लेयर है, प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोडक्ट हैं ये। एंड मिडिल लैमेला जो है वो डिवीजन, सेल डिवीजन के ही टाइम फ्रैगमोप्लास्ट अभी पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, उससे डिपॉजिट होने से बनते हैं। Middle lamella, primary walls, cell membrane, hemicellulose, cellulose, pectin, cellulose microfibril, integral protein that is the part of plasma membrane। वो जो ग्रीन 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 बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये लिपिड लेयर। एक मिनट बेटा, ये लिपिड लेयर है, बाई लिपिड लेयर। एक लेयर, दो लेयर, इनके बीच में प्रोटीन्स के चैनल प्रेजेंट होते हैं। ओके, सेल 1 सेल 2, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा सेल 1 की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, ये मिडिल लैमेला। क्या कह रहे हो? सेलुलर इन्वायरमेंट, सेलुलर इन्वायरमेंट मीन्स सेल के बाहर की तरफ किसी भी चीज का इन्वायरमेंट बेटा, सेलुलर इन्वायरमेंट। अब देखो यहाँ पर दो टर्म, एक एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है,
इस सेल के रिस्पेक्ट में पूछोगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, ये फ्लूइड हो सकते हैं, ये डिफरेंट कौन सी सेल कहाँ प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर, तो इंट्रा सेलुलर सेलुलर एनवायरनमेंट फॉर द रिएक्शन फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन, देन आप इसको एनवायरनमेंट बोलोगे। तो सेलुलर एनवायरनमेंट किस रिस्पेक्ट में आप कॉन्टेक्स्ट पूछ रहे हो वहां पे बताना। मैंने टर्म लिया है तो मैंने किसी रिस्पेक्ट में लिया होगा, या तो एक्स्ट्रा सेलुलर की बात की होगी मतलब सेल के चारों तरफ जो इन्वायरमेंट, या इंट्रा सेलुलर मतलब उस पर्टिकुलर सेल के अंदर मैकेनिज्म चलने के लिए, जो रिएक्शन चलने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, जो प्रोटीन्स चाहिए उसका उसका जो कंपोजिशन है दैट इज इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट। जैसे आपके चारों तरफ का इन्वायरमेंट है क्लियर, और आपकी बॉडी के अंदर भी एक इन्वायरमेंट है, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड। और क्या कह रहे हो, थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट कौन सा बेटा शानिया? प्रीवियस स्लाइड का क्या? एक मिनट, इस स्लाइड का 1 2 3 पैक्टिन। पैक्टिन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड। पैक्टिन आपको कैसे समझना है, पैक्टिन पॉलीमर है तो मतलब वो भी एक मोतियों की माला है, तो उसकी मोती कौन सी है? उसकी मोती एक नहीं है, उसके पास दो सेट ऑफ मोतियों की माला है, मतलब वो रेड कलर की भी मोती लगा रहा है, वो ब्लू कलर की भी मोती लगा रहा है। एक हो गया ग्लूकुरोनिक एसिड, एक हो गया गैलेक्टोरोनिक एसिड। दीज आर द एसिडिक पॉलीमर, एसिडिक मोनोमर। मैनन, मैनन का मीनिंग नहीं है, मैनन इज द कंपोनेंट, पॉलीमर है। गैलेक्टन्स, मैनन्स, ये सब पॉलीमर्स है, केमिकल। क्लियर है? यहीं पे एंड करते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करना, कोई भी डाउट हो पूछना, और रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करोगे। 20 एमसीक्यू पर डे आपको सॉल्व करना है, 20 एमसीक्यूज। अब आप देखना एक्सरसाइज 1 में आपको सेपरेटली दिया होगा सेल वॉल, तो सेल वॉल से रिलेटेड आप एमसीक्यू सॉल्व करो। एक्सरसाइज 2 में आपको देखना पड़ेगा, वहां पे आप देखो आपके कवर्ड पोर्शन के एमसीक्यूज, 20 एमसीक्यूज आप दोनों को मिला के सॉल्व करो, प्लस ये जो फ्लो चार्ट मैंने बोला बनाने के लिए सेलुलोज की लेयर का, उस फ्लो चार्ट को सेट करो। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों, नाइस, हैव अ नाइस, बाय बाय बाय।